एक बरस पूरे हो गए देवेंद्र फडणवीस जी। हमने जो क्लिप देखी आपकी सरकार की, उसमें आपने शुरुआत ही कहा इस बार उत्सव नहीं संवाद। कितना खर्च आएगा संवाद बनाने में? अभी तक तो कोई खर्चा नहीं आया, और संवाद का मतलब इतना ही है कि हमने क्या किया है वो लोगों को जाकर बताएंगे। संवाद सरोकार से पैदा होता है, और सरोकार का मतलब ये होता है कि सामने वाला भी कुछ बोले। हमने देखा कि आप ही सिर्फ बोल रहे थे, लगभग 8 मिनट तक आप ही बता रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता सिर्फ आपकी है? देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है और इसलिए इसमें मैं बोल रहा था। अब जब दूसरों को बुलाएंगे तो वो भी बोलेंगे। तो इसका मतलब एक ये मान लिया जाए कि आपकी धारा अलग है और शिवसेना की धारा अलग है? क्यों धारा अलग होगी जी? देखिए, दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों के विचार, आचार, कार्य पद्धति, इसमें कुछ न कुछ भिन्नता है। अगर सारी चीजें सरीकी होती तो दो पार्टियां क्यों होती, एक ही पार्टी होती। तो इसका मतलब यह है कि सत्ता में रहते हुए कोई गैरकानूनी तरीके से कुछ भी करे, लेकिन वो आपके साथ खड़ा है तो आप खामोश रहेंगे? क्यों खामोश रहेंगे जी? कोई हमारा साथी हो या हमारा अपना भी हो, अगर गैरकानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने सुधीन कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोत दिया। क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने कि षणमुगम हॉल में आयोजकों से कहा कि ये कार्यक्रम ना करें और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा न दे पाई कि आप कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुधींदु कुलकर्णी जी को जिन्होंने कालिक पोती, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको जेल में भी डाला गया, बाद में उनकी बेल हुई। दूसरा यह है कि जहां तक गुलाम अली जी का सवाल है, उनके कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया था वो आयोजक ही बैकआउट हो गए। मैसेज ये जा रहा है कि आप महाराष्ट्र के सीएम जरूर हैं, लेकिन मुंबई के नहीं हैं। देखिए, महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, इसमें हमारी सरकार का ही राज चलता है या दूसरी सरकार नहीं चलती। आपकी सरकार में आप बार बार एक सवाल, हमारा सवाल गुलाम अली को लेकर नहीं है, सिर्फ इतना सवाल है कि कोई शख्स कुछ करना चाहता है और सत्ता ही अगर आतंक फैलाने लगे तो साथ खड़ा हुआ मुख्यमंत्री कहता है बहुत भोलेपन से कि जनाब हम तो सुरक्षा दे सकते थे, अब कार्यक्रम रद्द करने वाले ने रद्द कर दिया तो हम क्या करें। इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपने इस बात को भी उतना ही महत्व देने की आवश्यकता थी कि जो कार्यक्रम कसूरी जी का यहाँ मुंबई में हुआ, देखिए कसूरी जी के सारे बातों से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, हम उसको एंडोर्स भी नहीं करते, पर राजनयिक पासपोर्ट पर कोई राजनयिक अगर हमारे यहाँ आता है तो उसको सुरक्षा मुहैया करना ये हमारा कर्तव्य है, और वो हमने करके दिखाया। शिवसेना भी सत्ताधारी है, पुलिस उसकी भी सुनेगी, आपकी भी सुनेगी। एक कहता है हम ये करेंगे, आप कहते हैं ठीक है हमारा विरोध है इससे। देखिए, पुलिस पार्टियों की नहीं सुनती, पुलिस सरकार की सुनती है, पुलिस गृह मंत्री की सुनती है, पुलिस मुख्यमंत्री की सुनती है, पुलिस कैबिनेट की सुनती है। शिवसेना सरकार है या पार्टी है? शिवसेना ये पार्टी है, उनके मंत्री जो हमारी सरकार में है वो सरकार का पार्ट है। वही सवाल उठाते हैं सरकार चलाने को लेकर। आपने दिखाया भी कि टोल फ्री का वादा तो किया गया था, टोल फ्री पूरे महाराष्ट्र में हुआ नहीं है अभी। देखिए, महाराष्ट्र में 2 टोल छोड़कर सारे टोल पर हमने सामान्य व्यक्ति को पूरे तरीके से टोल फ्री कर दिया। 2012 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था और उसमें महाराष्ट्र में सिंचाई स्कैम का जिक्र हुआ था, तो हमें याद है कि आपका भाषण बड़ा प्रभावशाली था विधानसभा के भीतर में, और संयोग से ज़्यादातर सिंचाई योजनाएं जो थी वो विदर्भ से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो घोसी कुर्द का मसला हो, लोअर वर्धा का मसला हो, सारी स्थिति थी। और आपने आंकड़े फिर 70,000 करोड़ के बताए थे। 365 दिन तो काफ़ी होते हैं। जिन बातों का जिक्र किया गया, उनके जो आरोपी थे उन्हें जेल तक पहुंचाने में। देखिए, इसमें पूरे जोरों से सारी तफ्तीश चल रही है, और अगर आप देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि जिस गोसी खुर्द का आपने उल्लेख किया, उस गोसी खुर्द पे एक कमेटी मेंढीगिरी की बैठाई थी। अगर उसका अहवाल हम देखें
तो उसमें इतने मोटे मोटे 9 वॉल्यूम्स है। और इसलिए अभी अलग अलग प्रकार के जो इंक्वायरीज है वो चल रही है, कुछ में गुने दाखिल हो चुके, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी इंक्वायरीज बड़ी तेजी के साथ चल रही है। समय इसलिए लगता है कि ये बड़ा टेक्निकल काम है। 25,000 गांव सूखे से प्रभावित थे जब आपकी सरकार नहीं थी। आपकी सरकार आई तो उन्हीं 25,000 में से 14,000 गांव सूखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपने अभी अभी हम सुन रहे थे जब आपने अपने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र किया कि एक भी किसान मरता है तो नींद नहीं आती है। 365 दिन से ज्यादा किसान मरे हैं, 1,000 पार कर गए। आप तो एक दिन भी नहीं सोए होंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं नहीं सोता, मुझे नहीं आती नींद। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 24,000 गांव में सूखा है। क्यों है ये? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की ओर देखें तो देश में जितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनी उसमें से 40% सिंचाई परियोजनाएं ये महाराष्ट्र में है। लेकिन फिर भी 82% महाराष्ट्र सूखा है। कि इतना बड़ा सूखा ये अचानक तो दूर नहीं हो सकता, और इसलिए हमने एक जलयुक्त शिवार की योजना शुरू की जिसमें विकेंद्रित वाटर स्ट्रक्चर्स, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर स्ट्रक्चर्स, वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से करने का हमने निर्णय लिया। 6,200 गांवों में हमने ये काम पहले साल किया। कुल हम लोग हर साल 5,000 गांवों को लेना चाहते हैं। देखिए, राजेंद्र सिंह राणा जी, जिनको हम जल पुरुष कहते हैं, उन्होंने स्टॉकहोम के वाटर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि महाराष्ट्र की ये परियोजना ये गेम चेंजर है। सवाल जनता के भीतर ये बार बार आता है कि एक मुख्यमंत्री उस इलाके से आता है जहां पर दर्द उसने देखा समझा है, लेकिन इंप्लीमेंट चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? पैसा उन तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? फसल बर्बाद हो गई, पैसा नहीं पहुंच रहा है। आपने नियम बनाया। देखिए, आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी है। आपकी जानकारी के लिए सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आज हमने जमा किया। किसान के सामने ये सवाल है देवेंद्र फडणवीस जी, उससे पूछिए तो कहता है ऊपर इंद्र भगवान है, नीचे साहूकार है। आप साहूकार का जिक्र ही नहीं करते हैं। कम से कम आज इस मंच से ऐलान कर दीजिए कि इस किसानों को जो साहूकारी के धंधे में घेरे हुए हैं उसमें अगर कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो उसको हम जेल भेज देंगे। ये तो ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित साहब। और हमने तो नहीं, आप बोल दीजिए ना कि पॉलिटिशियन अगर साहूकार के रूप में है। पॉलिटिशियन क्या, कोई भी अगर अवैध तरीके से साहूकारी कर रहा है, कोई भी जो कानूनन बिना लाइसेंस के कर रहा है या लाइसेंस ले रहा है लेकिन बावजूद उसके उसको जितने ब्याज पर देना चाहिए, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर देना चाहिए, उससे अलग कुछ काम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, मतलब आप साहूकारी प्रथा को मान्यता दे रहे हैं अगर सेम टर्म पे दे रहा है तो? आपकी जानकारी के लिए साहूकारी प्रथा को हमारे देश में मान्यता ही है। हमारे देश में कानूनन किसी भी व्यक्ति को साहूकारिता का लाइसेंस लिया जा सकता है और कृषि का कर्ज भी वो दे सकता है। ये हमारे देश का कानून है। लेकिन जो लोग प्रताड़ित हुए वो इनसे नहीं हुए। वो प्रताड़ित किससे हुए? वो प्रताड़ित हुए जो अवैध साहूकार है। इतना सब चीज आप समझते हैं तो फिर ये गलती क्यों कर बैठे कि नाच गाने के लिए आपने अपने राहत कोष से पैसा दे दिया? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब कोई लोग झूठ फैलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से फैला सकते हैं? मूल रूप से हमारे राहत कोष के 5 अकाउंट है, अलग अलग बैंक अकाउंट, और इसमें एक बैंक अकाउंट अकाल के लिए है, एक अर्थक्वेक के लिए है, एक जलयुक्त शिवार के लिए है, और एक जो अकाउंट है ये बाकी डोनेशंस के लिए है। और जिसमें से 25% पैसा ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आरक्षित है, जिसमें 60 करोड़ रुपया का प्रावधान ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आरक्षित है। अब हम उसमें से भी हम किसी को पैसा मूलतः देते नहीं है क्योंकि राज्य की स्थिति अभी ये सारा सूखा वगैरह है। हमारे राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स ओलंपियाड ये होने वाला है बैंकॉक में, इसमें वो सिलेक्ट हुए और पिछले 5 सालों में उन्होंने 20 अवार्ड उनको प्राप्त हुए। और ये कर्मचारी हमारे पास आए और उन्होंने हमको ये कहा कि चूंकि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं,
हम दूसरी हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते, हम किसी की स्पॉन्सरशिप भी नहीं ले सकते। और एक अच्छा मौका हमको मिला है, इस ओलंपियाड में हम सिलेक्ट हुए हैं और इसलिए आपने हमको मदद करनी चाहिए। तब सांस्कृतिक कार्यों के लिए जो राशि मेरे पास थी उसमें से मैंने पैसा उनको 8 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया उनको मैंने दिया। नहीं, आपको दो फ्रंट पे लड़ना है। एक तरफ किसान का स्थिति है, दूसरी तरफ एक पश्चिम महाराष्ट्र भी है, मुंबई भी है। आप दुनिया में जाते हैं पैसा मांगने के लिए कि निवेशक आप आ जाइए, निवेशक आप आ जाइए, ये कहने के लिए जाते हैं पूरी टीम के साथ। लेकिन निवेशक देखता है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, जिस स्थिति में लोग भयभीत होते हैं। तो निवेशक तो कबूतर की तरह है, एक कबूतर आएगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो नहीं आ पाएगा। तो आपका गवर्नेंस जो है जहां पर नजर आना चाहिए वहां पर नहीं नजर आता है। इससे इनकार है? बिल्कुल इनकार है। वो इसलिए है कि जितने बड़े पैमाने पर निवेशक आज महाराष्ट्र में आ रहे हैं, शायद ही और कहीं जा रहे हैं। और इस साल सबसे ज्यादा निवेश और खासकर सबसे ज्यादा एफडीआई ये महाराष्ट्र में हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपया, ये तो जो हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की और यहां निवेश हुआ वो 1 लाख करोड़ रुपया है। और आपने देखिए फॉक्सकॉन जैसी कंपनी, जो चीन में मैं उनकी फैक्ट्री में गया था, एक फैक्ट्री में 5 लाख लोग काम करते। और आज देश में आवश्यकता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के निर्मित की। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर पूरा का पूरा इंपोर्ट करता है, मोबाइल फोन पूरे हम इंपोर्ट करते हैं। 6 देशों के लोग हैं वहां पर अधिकारी के तौर पर फॉक्सकॉन की कंपनी में, और उन देशों में बीफ भी खाया जाता है। आपके यहाँ तय आप ही करते हो क्या खाएंगे, क्या संगीत सुनेंगे। बड़ा मुश्किल है ये, उन लोगों के ज़हन में मैसेज रहता है ये। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बीफ बैन की बात लगातार उठती है, हमारे देश के 25 राज्यों में ये बैन है। और हमारे यहां पर गोमांस आज हमने बैन नहीं किया, ये 70 से बैन है। हमने केवल उसमें क्या किया, तो 1997 में एक सरकार ने कानून तैयार करके केंद्र को भेजा था, जिसमें गौवंश की हत्या के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था। और लगातार राष्ट्रपति जी सरकार को पूछते थे कि इसको मंजूर करना चाहिए या नहीं मंजूर करना चाहिए, आपका मत क्या है। 15 साल तक पुरानी सरकार ने उसके ऊपर हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि हाँ कह दिया तो एक कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, ना कह दिया तो शायद दूसरी कम्युनिटी के ऊपर असर होगा। और राजनीति के लिए उन्होंने उसके ऊपर कभी भी, देखिए उन्होंने कमेटियां बनाई उसके ऊपर राज्य सरकार ने, और राज्य सरकार की कमेटियों ने सिफारिश की कि आपने इसको मान्यता देनी चाहिए, लेकिन कभी भी उसके ऊपर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी सरकार आने के बाद सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने पूछा कि आपकी विधानसभा ने इसको मंजूर करके हम तक भेजा है, आपकी सरकार का मत भेजिए ताकि हम इसको मंजूर या नामंजूर कर पाए। हमने कहा इसको मंजूर कीजिए। और आपकी दूसरी जानकारी के लिए, आज भी सबसे ज्यादा बीफ ये महाराष्ट्र से ही एक्सपोर्ट होता है, और ये सारा का सारा बीफ जो है ये बफेलो का है। हमारे देश में और महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी सबसे ज्यादा मीट ये बफेलो का होता है, बीफ बफेलो का होता है, और इसके ऊपर कोई बंदी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही, पिंक रेवोल्यूशन का जिक्र जब इलेक्शन से पहले किया था, और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें 2 अलग अलग रास्ते हैं। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, बिल्कुल। जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बफेलो मीट का, बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जिसके ऊपर कोई बंदी नहीं है, वो लगातार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा है कि गौवंश की सुरक्षा के लिए, आप क्या गौवंश का जिक्र किया है, गौवध का नहीं किया है। गौवंश का मतलब सारी चीजें उसमें आ गई, और जो स्थिति इस देश के भीतर है उसमें आपकी सहमति है कि गौवंश पे पूरी तरह प्रतिबंध लग जाना चाहिए? देखिए हमारे राज्य ने तो लगाया है। नहीं, आप बफेलो का जिक्र भी कर रहे हैं, गौवंश में देखिए बफेलो ये गौवंश में नहीं आता सर। गौवंश में हर बकरी भी आ जाती है। नहीं आती, ये हो जाती नहीं आती साहब, नहीं आती। बफेलो भी नहीं आती? नहीं आती, सिर्फ गाय होता है। गाय बैल जो गौ का वंश है उसमें आता है। एक मुश्किल ये हो जा रही है कि गोवध या गोवंश का जिक्र होते ही अचानक झटके में एक हिंदुत्व शब्द आ जाता है।
आपने अच्छा किया, सनातन संस्था के एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी किया गया पंसारे की हत्या में। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले केरल हाउस में जो कुछ हुआ, मान्यता क्या है बतौर मुख्यमंत्री आपकी राज्य की? क्या ये गलत हिंदू शब्द के जरिए, हिंदुत्व कट्टरवाद के जरिए इस देश के भीतर कुछ लोग बरगला रहे हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए या उनकी बात सुनी जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति में सबसे ज्यादा महत्व सहिष्णुता को है। ये भारत की संस्कृति इसलिए जीवित रही कि इस संस्कृति में ये शक्ति थी कि जितने आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया, अपनी संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के मूल तत्व को बरकरार रखते हुए अलग अलग संस्कृतियों को हमने अपने आप में समाहित किया। और इसलिए आप अगर देखें तो दुनिया ने जिनको नकारा वे सारे इस देश में आए और इस देश में उनको जगह मिली, उनको पनाह मिली और इस देश की संस्कृति के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। और जहां तक कुछ लोगों का सवाल है, जो लोग हिंदुत्व के नाम पर अगर गलत काम करते होंगे, तो मेरा मानना सीधा है, संविधान ने ऐसा कोई हक किसी को दिया नहीं, न मेजॉरिटी को दिया है न माइनॉरिटी को दिया है। मतलब आपका हिंदुत्व अलग, शिवसेना का हिंदुत्व अलग? देखिए, उनका हिंदुत्व क्या है मुझे पता नहीं, मैं तो अपने हिंदुत्व की बात करता हूं। हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे लिखा रहता है, आपने कहा हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, आप ही बोल रहे हैं। उनके हिंदुत्व में कालिक पोतना है, आपके हिंदुत्व में सहिष्णुता है। देखिए, उनके हिंदुत्व का जवाब वो देंगे, वो मुझे क्यों मांगते हो? मैं थोड़ी उनका स्पोक्स पर्सन हूं, मैं तो मेरा हिंदुत्व क्या है ये बताऊंगा। इसका मतलब है कि हिंदुत्व भी पार्टी देखती है, हिंदुत्व भी पार्टी के लिहाज से चेंज होगा? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, मूल रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं उनकी ओर देखने का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल तत्व है वो तत्व कभी बदल नहीं सकता। एक आखिर में बताइए, आप मुश्किल में है ना शिवसेना के साथ सत्ता चलाते हुए? नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को लगता है मूल रूप से इस एक साल में हर सप्ताह में हमारी कैबिनेट की बैठक होती है और सारे कैबिनेट के निर्णय पूरे एक साल में हमने यूनानिमसली लिए है। एक भी निर्णय स्प्लिट निर्णय हमने नहीं लिया है। तो ये बाकी चीजें चलती रहती है। अभी क्या होता है कि ये थोड़ी खबर होती है कि बीजेपी शिवसेना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, विचार आचार चल रहा है, ये थोड़ी खबर होती है। कोई कुछ बोल देता है तो कैसा इन दोनों में झगड़ा चल रहा है ये खबर होती है। आपको भी अपना टाइम पास करना है, प्रिंट मीडिया को अपनी जगह भरनी है और हमको अपना काम करना है। नहीं, टाइम पास तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपका खून हरा हो गया है, आपका खून हरा हो गया है, इसका जिक्र और कोई नहीं, आपके साथ लाल खून वाले कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर कोई बात अगर छापता है, नहीं छापता नहीं है, कहा छापता है। नहीं जी, किसने कहा? उद्धव ठाकरे। नहीं था। खून हरा हो गया है प्रधानमंत्री का, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री का खून हरा हुआ है, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा। आप दिखा दीजिए। भाई, हमारा प्रॉब्लम यह है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, और माफ कीजिएगा मुझे, पर ये हिंदी और इंग्लिश मीडिया के साथ ज्यादा होता है। उद्धव ठाकरे जी भाषण मराठी में करते हैं और आप लोगों को समझ में आता नहीं है, और उसके इतने आप अलग अलग अर्थ निकालकर हमको ठोक देते हो। इसका मतलब ये माना जाए कि सामना के संपादक को बदल दिया जाए? नहीं नहीं जी, बदले चाहे नहीं बदले उनकी बात है। नहीं, हम थोड़े अभी देखिए, समझ ही नहीं आता, सामना में छपता अभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे ऊपर टीका करता है, कभी लोक सत्ता हमारे ऊपर टीका करता है, कभी एक्सप्रेस करता है, कभी हिंदू करता है। हम थोड़ी उनके पास जाते हैं आपके एडिटर को बदल दीजिए, उनका काम वो करते हैं, हमारा काम हम करते हैं। नहीं, हम सामना उनका मुखपत्र है इसलिए हमने कहा। आपको लगता होगा, देखिए मूल रूप से हमारे लिए सामना किसी भी न्यूज़पेपर की तरह है, वो कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि शिवसेना और बीजेपी दो अलग अलग धाराएं हैं। आप हाँ हाँ बोलते जाए तो हम उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट पेज में है, दोनों अलग अलग धाराएं हैं। ऐसा थोड़ी होता है, आप पूरा बोलिए तो जवाब दूंगा। नहीं, आपका रास्ता जो है जिस दिशा में जा रहा है, शिवसेना उल्टी दिशा में जा रही है, आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है, सरकार तो एक ही दिशा में जा रही है, अलग अलग दिशा में थोड़ी जा रही है। आपके हर काम को लेकर शिवसेना सवाल खड़ा करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती। उनकी हर बात पे सहमति है, आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं? देखिए, कुछ बातों में असहमति हो सकती है, दो अलग अलग पार्टियां हैं। वो कौन सी बात होगी जिस पे लेकर असहमति है? नहीं, किसी भी बात पर हो सकती है, ऐसे थोड़ी है कि उनके विचारों में एक आधी चीज नहीं पटती होगी तो वो उसकी असहमति प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री ने भाषण देते वक्त कहा था हफ्ता वसूली पार्टी शिवसेना को।
आपको याद नहीं है? जी, याद आपने है? गलत सुना, एनसीपी को कहा था। वसूली पार्टी जो वसूल करती है हफ्ता, हम उस भाषण का हिस्सा सुनवाएं आपको? नहीं, जरूर सुनवाइएगा, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि चुनाव हम दोनों अलग अलग लड़े। हम दोनों को कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ मैंडेट मिला, उस मैंडेट के चलते हम साथ में आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अब बता दीजिए, आपके सामने आपको नजर क्या आता है? इंटरव्यू खत्म देखिए, करें। मेरे सामने सबसे बड़ा संकट ये कृषि का है, और जब तक महाराष्ट्र में सस्टेनेबल इस प्रकार की कृषि हम खड़ी नहीं करते, तब तक महाराष्ट्र कितना भी विकसित हो जाए, हम उस विकास को सामान्य आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। टारगेट 2019? टारगेट 2019 ये सूखा मुक्त महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।